एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं थैविशिया पेरुवियाना के बारे में, जो कि एपोसाइनेसी का मेंबर है। इसे हिंदी में पीला कनेर कहा जाता है। आज हम लोग इसी के टैक्सोनॉमिक फीचर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन अगर हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये आता है डाइकोटिलीडॉन्स, गैमोपेटली, बाइकार्पिलेट, जेंटियानेल्स, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है और थैविशिया इसका जीनस है। क्लासिफिकेशन आप लोग अपनी बुक्स से चेक कर लीजिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जीनस है थैविशिया, स्पीशीज है पेरुवियाना। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी हैबिट के बारे में। ये एक पेरेनियल कल्टीवेटेड एवरग्रीन स्मॉल ट्री है। पेरेनियल होने का मतलब क्या है? ये साल दर साल ग्रो करता रहता है। कल्टीवेटेड है, इसे कल्टीवेट किया जाता है। एवरग्रीन है, हमेशा हरा भरा रहता है और एक स्मॉल ट्री के फॉर्म में ये रहता है। तो ये इसका हैबिट हो गया। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इसका बेसिकली वुडी होता है। जो अगर आप इसका पूरा ट्री देखें तो बेस पे आपको जो इसका स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वुडी होता है। एरियल प्लांट होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा रहता है, इरेक्ट है, ब्रांच्ड है। अगर आप ट्री को देखें तो ट्री ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल है, सॉलिड है, ग्लैबरस, ग्लैबरस का मतलब होता है स्मूथ, ग्रीन इन कलर होता है और मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। एपोसाइनेसी के मेंबर्स की ये बहुत खास बात है कि उनमें एक तरीके का मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर थैविशिया के केस में भी प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कनेर की लीव्स की। अगर कनेर की लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग मेंशन करें तो इसकी लीफ बेसिकली इसके लीफ में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं? इसकी लीफ रैमल एंड कॉलाइन बोथ होती है। रैमल टर्म का मतलब ये होता है कि जब भी लीव्स लैटरल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होती हैं तब उस टर्म को रैमल टर्म बोला जाता है। अगर आप इसका पूरा ट्री देखें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि रैमल एंड कॉलाइन क्या है। यानी लीव्स जब लैटरल ब्रांचेस पे प्रेजेंट होती हैं तब उस कंडीशन को हम लोग रैमल बोलते हैं। और कॉलाइन का मतलब क्या होता है? जब भी लीव्स मेन स्टेम से अटैच्ड होती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉलाइन। इसके अलावा जो लीव्स हैं, अगर आप गौर से इस प्लांट को देखें तो लीव्स एक तरीके से ग्रुप में है और इकट्ठा है एक तरीके से, तो इस टर्म को बोलते हैं व्रोल्ड। उसके अलावा अगर आप लीफ को बहुत गौर से देखें यहाँ पर तो लीफ में बेसिकली एक स्टॉक प्रेजेंट है, बट क्लियरली बहुत लंबा स्टॉक नहीं है, बहुत छोटा सा स्टॉक दिख रहा है। इसलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं सब सेसाइल। यानी ये जो स्टॉक है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं सब सेसाइल। तो ये जो लीफ ये अटैच है स्टेम से, इसमें जो स्टॉक है ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, इसलिए इस कंडीशन को सब सेसाइल कंडीशन बोला जाता है। इसके अलावा जो लीफ है वो सिंपल लीफ है। अगर आप देखें तो ये एकदम सिंपल लीफ है और लीफ सिंपल होने के साथ जो लीफ का बेस है वो पल्वाइनस बेस है, यानी कि जो लीफ का बेस है वो स्लाइटली सोलन है, इसलिए लीफ के बेस को यहाँ पर पल्वाइनस टर्म दिया गया, लीफ बेस पल्वाइनस। इसके अलावा यहाँ पर एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है लीफ के साथ। लैंसियोलेट है, यानी कि ये जो लीफ है अगर आप इसका शेप देखें तो अगर आपने फिजिक्स में लेंस पढ़ा हो तो ये कुछ कुछ लेंस शेप की दिख रही है लीफ, इसलिए यहाँ पर लैंसियोलेट टर्म यूज किया गया है। तो लीफ का शेप लैंसियोलेट है। मार्जिन अगर आप लीफ की देखें तो मार्जिन बिल्कुल ही स्मूथ मार्जिन यहाँ पर है, किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर किनारे पर कोई भी कटिंग नहीं दिख रही है, बिल्कुल स्मूथ मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इंटायर मार्जिन टर्म यूज किया गया है। इसके अलावा एक्यूट एपेक्स, अब आप लीफ के टिप को देखिए, लीफ का टिप बिल्कुल पॉइंटेड है, इसलिए यहाँ पर एक्यूट एपेक्स टर्म यूज किया गया है। बिल्कुल पॉइंटेड टिप होने की वजह से
यहाँ पर एक्यूट एपेक्स टर्म यूज किया गया है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिएशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यूनिकोस्टेट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल मिडरिब आपको दिख रही होगी लीफ में, एक सिंगल मिडरिब यहाँ पर प्रेजेंट होती है और रेटिकुलेट वेनिएशन यहाँ पर होता है, यानी जो वेन्स है उनका जो पैटर्न है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न होता है। ग्लैबरस होती है। ग्लैबरस होने का मतलब ये है कि लीव्स पे किसी भी तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, लीफ स्मूथ इन नेचर है। ओके, इसके अलावा लीफ की एक कैरेक्टरिस्टिक जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम अभी आपको दिखाते हैं, अगर आप इस लीफ को यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक तरीके का मिल्की लेटेक्स दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लीफ को तोड़ा है, यहाँ पर आपको एक तरीके का मिल्की लेटेक्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो स्टेम में भी मिल्की लेटेक्स निकल रहा है। अगर आप इसकी लीफ को तोड़ेंगे तो लीफ में भी आपको सेम ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगा। लीफ को तोड़ने पर भी एक तरीके का मिल्की लेटेक्स यहाँ पर इससे निकलता है जब भी लीफ को तोड़ा जाता है। ये देखिए लीफ से किस तरीके का मिल्की लेटेक्स यहाँ पर निकल रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं थैविशिया पेरुवियाना की इन्फ्लोरोसेंस के बारे में। यहाँ पर जो आपको इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी वो होगी साइमोज इन्फ्लोरोसेंस, और उसमें भी आपको बेसिकली देखने को मिलेगा डाइकेशियल साइम। साइमोज इन्फ्लोरोसेंस क्या होती है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। साइमोज इन्फ्लोरोसेंस में जो मेन एक्सिस होती है फ्लावर की, उससे सबसे पहले एक फ्लावर डेवलप होता है, यानी सबसे पहले मेन एक्सिस डेवलप होगी और उस पर एक फ्लावर डेवलप होगा। उसके बाद क्या होता है, ये जो मेन एक्सिस है इससे दो लैटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। तो यहाँ पर इस केस में आपका जो मेन एक्सिस है वो ये है, ये मेन एक्सिस है और ये एक लैटरल ब्रांच है और ये एक लैटरल ब्रांच है। तो साइमोज इन्फ्लोरोसेंस के केस में सबसे पहले मेन एक्सिस डेवलप होती है और उस पे फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद लैटरल ब्रांचेस डेवलप होंगी और उन पे भी फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन खास बात यहाँ पर क्या है, जो मेन एक्सिस का फ्लावर है वो बड़ा है और ओल्ड है, जबकि जो लैटरल ब्रांचेस पे फ्लावर होगा वो अभी अभी डेवलप हो रहा है, तो वो यंगेस्ट फ्लावर है ना। मेन एक्सिस पे आपको देखने को मिलेगा ओल्डेस्ट फ्लावर और लैटरल ब्रांचेस पे आपको देखने को मिल रहा है यंगेस्ट फ्लावर। अब अगर हम बात करें डाइकेशियल साइम की, तो डाइकेशियल साइम एक तरीके का साइमोज इन्फ्लोरोसेंस होता है जिसमें क्या होता है, मेन एक्सिस डेवलप हुई, मेन एक्सिस पे फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद मेन एक्सिस से लैटरल ब्रांचेस का डेवलपमेंट हुआ। अब ये जो लैटरल ब्रांचेस आप देख रहे हैं ना, इन लैटरल ब्रांचेस के बेस पे भी बड्स अराइज होंगी दोनों साइड। जैसे कि ये लैटरल ब्रांच है, इसके दोनों तरफ बड्स अराइज होंगी और उन पे भी फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकेशियल साइम, जिसमें कि लैटरल ब्रांचेस पे भी दोनों ओर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटा बड दिखाई देगा। अभी हम आपको इसको जूम करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डाइकेशियल साइम दिख रही है। ये वो लैटरल ब्रांच थी जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, ये वो लैटरल ब्रांच थी और इस लैटरल ब्रांच के एक्सिस में आपको यहाँ पर एक बड दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये एक बड है, ये भी फ्लावर में डेवलप होगी आगे चल के, और इसी तरीके से इसके दूसरी साइड भी बड बहुत छोटी सी डेवलप हो रही है। इस तरीके की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइकेशियल साइम, जिसमें कि लैटरल ब्रांचेस पे भी बड्स का डेवलपमेंट होता है। अब चलिए आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं बुक का डायग्राम यूज करके। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुक का डायग्राम और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट। अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें तो डाइकेशियल साइम यहाँ पर आपको कैसे दिखेगी। सबसे पहले जो मेन एक्सिस है उससे एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये मेन एक्सिस है, इससे फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ये मेन एक्सिस दो लैटरल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये मेन एक्सिस दो लैटरल ब्रांचेस में डिवाइड हो गई।
उसके बाद ये जो लैटरल ब्रांच थी ये भी ग्रो करती है, हालांकि इस फ्लावर के केस में अभी तक ये ग्रो नहीं करी है। सब प्लांट्स में अलग अलग तरीके से लैटरल ब्रांचेस की ग्रोथ होती है। सो यहाँ पर ये लैटरल ब्रांच ग्रो की और ये लैटरल ब्रांच से भी 2 बड्स और निकली। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, ये जो लैटरल ब्रांच थी इस पे भी यहाँ पर 2 बड्स डेवलप हो रही हैं। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकेशियल साइन। और यहाँ पर नंबरिंग भी पड़ी है। सबसे पहले ये वाला फ्लावर डेवलप हुआ, यहाँ पर सबसे पहले ये फ्लावर डेवलप हुआ सेंट्रल में मेन एक्सिस का। उसके बाद लैटरल ब्रांचेस डेवलप हुई, उनका फ्लावर डेवलप हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लैटरल ब्रांचेस डेवलप हुई, उनका फ्लावर डेवलप हुआ। और ये लैटरल ब्रांचेस भी डिवाइड करके फ्लावर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं यहाँ पर। और इस फ्लावर के केस में यहाँ पर आपको दिखेंगी वो लैटरल ब्रांचेस पे डेवलप होती हुई बड्स, यहाँ पर दोनों साइड हमने आपको जूम करके दिखा दिया था। सो इस तरीके से आपको थैविशिया पेरुवियाना में साइमोज इन्फ्लोरोसेंस और डाइकेशियल साइन देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि क्या होता है डाइकेशियल साइन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थैविशिया के फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो फ्लावर अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्लावर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है पेडिसिलेट, क्योंकि यहाँ पर पेडिसिल प्रेजेंट है। उसके बाद ब्रैक्टिएट, क्योंकि यहाँ पर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों ही पार्ट्स प्रेजेंट हैं फ्लावर में। हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर आपको एंड्रोशियम भी मिलेगा और गाइनोशियम भी देखने को मिलेगा इस फ्लावर में। इसके बाद आता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है जब भी आप फ्लावर को कट करें किसी भी वर्टिकल प्लेन से तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो एक्टिनोमॉर्फिक ऐसी सिचुएशन होती है जब भी आप इस फ्लावर को कट करेंगे तो ये किसी भी एंगल से आप कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। इसके अलावा साइक्लिक है, क्योंकि सारे पार्ट्स एक साइक्लिक फैशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंडीशंस प्रेजेंट है वो है हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें ओवरी सबसे सुपीरियर पोजीशन पे होती है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स उसके नीचे होते हैं। यानी थैलेमस एक पोर्शन है, वहां से सारे पार्ट्स अराइज हो रहे होते हैं, तो ओवरी सबसे ऊपर होती है और बाकी सारे पार्ट जैसे कि कैलिक्स और करोला नीचे से अराइज हो रहे होते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। और उस कंडीशन में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है। इसके अलावा फ्लावर पेंटामीरस है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको 5 के ग्रुप में मिलेगी, जैसे कि कैलिक्स 5, करोला 5 और आपको एंथर भी 5 ही मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा फ्लावर का कलर येलो है और फ्लावर शोई इन नेचर है। इसके बाद हम लोग कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं कैलिक्स की। सो फ्लावर के केस में कैलिक्स कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये कैलिक्स है। कैलिक्स की एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। ये जो एक सिंगल आप पार्ट देख रहे हैं ये सेपल है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये कैलिक्स होता है। सो अब देखते हैं कि थैविशिया के केस में कैलिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो ये आपका है कैलिक्स थैविशिया का, जिसे आप ध्यान से देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो आप मेंशन करते हैं? कैलिक्स इज इक्वल्स टू सेपल्स 5। यहाँ पर 5 सेपल्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 सेपल्स। ओके, सेपल्स 5। पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस का मतलब यहाँ पर ये होता है ये जो सेपल्स हैं ये आपस में कहीं पर भी जुड़े हुए नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री होते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा ये सारे सेपल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये कहीं पर भी जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर पॉलीसेपलस टर्म यूज़ किया गया है। ओके, उसके बाद इसमें आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन यहाँ पर है क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन कौन सा एस्टिवेशन होता है? जिसमें जो सेपल्स होते हैं 2 सेपल्स अंदर की तरफ होते हैं कंप्लीटली, 2 सेपल्स कंप्लीटली बाहर की तरफ होते हैं और एक सेपल का आधा पोर्शन अंदर होता है आधा बाहर की ओर होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे। सो क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन यहाँ पर है सेपल्स में, कैलिक्स में। कैसे है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें
तो आपको ये वाला सेपल दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर की तरफ है कंप्लीटली, इसके जो दोनों एंड्स हैं वो अंदर की तरफ हैं यहाँ पर। तो ये एक सेपल हो गया कंप्लीटली अंदर की तरफ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, इस सेपल का ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है और ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, इस सेपल के दोनों एंड्स बाहर की तरफ हैं। उसके बाद यहाँ पर दोनों एंड्स अंदर की तरफ है और यहाँ पर बाहर की तरफ है। सो अगर आप टोटल ओवरऑल काउंट करें तो देखिए, ये वाला सेपल कंप्लीटली बाहर की तरफ है, उसके बाद ये वाला सेपल कंप्लीटली बाहर की तरफ है, 2 सेपल हो गए कंप्लीटली बाहर की तरफ। ये वाला सेपल कंप्लीटली अंदर की तरफ है, इसके जो एजेस हैं वो अंदर की तरफ हैं। और इसके अलावा दूसरा ये वाला सेपल आप देखिए, ये वाला सेपल कंप्लीटली अंदर की तरफ है और ये जो आखिरी सेपल बचा, इसका एक एंड बाहर है और एक एंड अंदर की तरफ है। सो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। सो आप लोग इस तरीके से भी सेपल्स का एस्टिवेशन देख सकते हैं, जैसा कि आपको अगर दिख रहा हो वीडियो में। तो ये वाला सेपल कंप्लीटली बाहर की तरफ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वाला जो सेपल है ये भी कंप्लीटली बाहर की तरफ है। ये वाला सेपल कंप्लीटली अंदर की तरफ है, इसकी एजेस अंदर की तरफ हैं। और ये वाला जो सेपल है इसकी एजेस भी कंप्लीटली अंदर की तरफ है। सिर्फ ये एक सेपल है जिसकी एक एज अंदर की तरफ है और ये वाली एज इसकी बाहर की तरफ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये इसकी एज बाहर की तरफ है और ये वाली एज अंदर की तरफ है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 2 सेपल्स आपकी अंदर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है और एक सेपल का एक एंड अंदर और बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका ये एंड अंदर है और इधर वाला एंड बाहर की तरफ है। सो इस तरीके से आपको थैविशिया के केस में क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। और सेपल्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं: सेपल्स 5, पॉलीसेपलस, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, ग्रीन एंड पर्सिस्टेंट। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं थैविशिया पेरुवियाना के केस में कोरोला की। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये फ्लावर का कोरोला होता है। और कोरोला के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम स्टार्ट करें डिस्कस करना, तो कोरोला के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है पेटल्स 5। इसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 5 पेटल्स दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 petals within the corolla of Thewisia peruviana. उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो होता है गैमोपेटलस, क्योंकि यहाँ पर सारे जो पेटल्स आपको दिख रहे हैं वो यहाँ तो फ्री हैं लेकिन बेस पे सारे पेटल्स जुड़े हुए हैं। अगर आप इस पूरे कोरोला को सेपरेट कर दें फ्लावर से तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरे जो पेटल्स हैं ऊपर की तरफ तो फ्री हैं लेकिन नीचे की तरफ ये सारे पेटल्स फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है गैमोपेटलस। सो थैविशिया के केस में अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, जिसमें सारे पेटल्स में आपको एक ही कंडीशन दिखाई देगी, पेटल्स का एक एज अंदर की तरफ होगा और दूसरा एज बाहर की तरफ होगा। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पेटल है, इसका एक एज बाहर की तरफ है, दूसरा एज अंदर की तरफ है। सिमिलरली इस पेटल को अगर आप देखें, इसका भी एक एज बाहर की तरफ है, दूसरा एज अंदर की तरफ है। इस पेटल का एक एज बाहर की तरफ है, दूसरा अंदर की तरफ है। इसका अंदर की तरफ है एक एज और एक बाहर की तरफ है। इसका भी एक एज अंदर की तरफ है और एक एज बाहर की तरफ है। सो इस तरीके से अगर आप थैविशिया के केस में कोरोला को देखें तो आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कोरोला के केस में तो यहाँ पर पेटल्स 5 हैं, गैमोपेटलस कंडीशन होती है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। कोरोला का जो शेप है वो इनफंडिबुलिफॉर्म शेप है। इनफंडिबुलिफॉर्म शेप का मतलब होता है फनल शेप्ड करोला। यहाँ पर आपको फनल शेप्ड करोला देखने को मिल रही है, इसलिए कोरोला का शेप है इनफंडिबुलिफॉर्म। इसके अलावा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यहाँ पर एक हेयरी आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं। जो कोरोला की ट्यूब होती है उसके बेस पे हेयरी आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती है। अभी जब हम इस कोरोला को ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हेयरी आउटग्रोथ्स इसके बेस पे प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं कोरोना।
इसके अलावा आपको कोरोला का जो कलर है वो है येलो। सो ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कोरोला के वो ये हैं, पेटल्स 5, गैमोपेटलस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, infundibuliform, hairy outgrowth called corona present at the mouth of the corolla tube and the petal is yellow in color. सो अब अगर हम बात करें हेयरी आउटग्रोथ की जो कि कोरोला के बेस पे प्रेजेंट होती है उसकी, सो अगर आप यहाँ पर इस फ्लावर को ओपन करें, आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा वाइट वाइट सा, इसी के नीचे आपको वो हेयरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिन्हें बोला जा रहा है कोरोना। सो इसको जब आप ओपन करेंगे इस कोरोला को तो यहाँ पर लगभग आपको हेयरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिन्हें बोलते हैं कोरोना, और उसके आसपास ही आपको एंथर्स भी दिखाई देंगे। सो अब हम लोग इस फ्लावर को ओपन करके देखने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने एक कट मार दिया था नीडल से, अब यहीं से ही हम फ्लावर को ओपन अप करेंगे। सो अगर आप इस फ्लावर को ओपन अप करेंगे तो आपको इस पॉइंट पर जो वाइट स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे थे वो क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ओके, सो जब आप फ्लावर को ओपन अप कर लेंगे तब आपको यहाँ पर एंथर के साथ साथ वाइट हेयरी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। वो वाइट हेयरी स्ट्रक्चर्स ही कोरोना है। ये जो वाइट हेयरी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कोरोला ट्यूब में, यही हैं कोरोना। इनको मेंशन किया जाता है वाइट हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नियर टू द कोरोला ट्यूब। ओके, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के नीचे आपको एंथर दिखाई देगा। आपको इस एंगल से वो हेयरी आउटग्रोथ भी दिख रहे होंगे और एंथर भी दिख रहा होगा। वो जो वाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हेयरी आउटग्रोथ है, और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं वो एंथर है। यहाँ पर 5 एंथर ओवरऑल प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम एंथर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर के एंड्रोशियम के बारे में। सो एंड्रोशियम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्टेमेंस 5, पॉलीएंड्रस, epipetalous, convergent towards stigma. So firstly we are going to discuss about some of the basic characteristics, जैसे कि कौन कौन से हैं यहाँ पर। स्टेमन्स 5, यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिख रहे होंगे 5 स्टेमन्स येलो कलर के जो हैं वो हैं 5 स्टेमन्स। उसके बाद टर्म यूज होता है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है एंड्रोशियम, मतलब जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्री हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड या जुड़े हुए नहीं हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म यूज हुआ है पॉलीएंड्रस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इपीपेटलस। इपीपेटलस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेमन्स होते हैं उनके फिलामेंट जो पेटल होती है उससे अटैच्ड होते हैं। तो अभी हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि किस तरीके से एंथर्स के फिलामेंट पेटल से अटैच्ड हैं और इपीपेटलस कंडीशन वहाँ पर प्रेजेंट है। सो आपका जो एंड्रोशियम होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 5 के 5, और उसके अलावा यहाँ पर येलो स्ट्रक्चर है जो कि है फिलामेंट। आपको शायद इसमें क्लियरली ना दिख रहा हो, लेकिन आप ये खुद भी देख सकते हैं अगर आपके आसपास कहीं कनेर का पेड़ हो तो। ओके, सो एंथर के साथ आपको यहाँ पर फिलामेंट दिखाई देगा जो कि पेटल से अटैच्ड होता है। तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। यानी जब भी एंड्रोशियम पेटल से कनेक्टेड रहता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इपीपेटलस कंडीशन। इसके बाद जो टर्म यूज हुआ है वो यूज हुआ है कन्वर्जेंट टुवर्ड्स द स्टिग्मा। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एंथर्स हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं स्टिग्मा की तरफ। ये जो आपको सेंटर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्टिग्मा है, और ये सब एंथर्स है, ये सब स्टिग्मा की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टर्म यूज हुआ है कन्वर्जेंट टुवर्ड्स स्टिग्मा। इसके बाद यहाँ पर टर्म यूज हुआ है अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे एंथर्स जो है पेटल से अल्टरनेटिंग पोजीशन में प्रेजेंट है। ये आपका पेटल है, पेटल एक खत्म हो रहा है और दूसरा पेटल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो दोनों पेटल्स का जो बीच का पॉइंट है वहाँ पर आपको एंथर्स दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको एंथर दिखाई दे रहा है, फिर आपको इस दोनों पेटल्स के एज पे यहाँ पर दूसरा एंथर दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपको तीसरा एंथर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चौथा वाला है और ये 5वां एंथर है। सो इस तरीके से आपको एंथर दिखाई देंगे अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स।
ओके सो अब बात कर लेते हैं हम लोग एंथर्स और फिलामेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप देखें सो एंथर्स बहुत ही शॉर्ट है, फिलामेंट जो अगर आपको दिख रहा हो, शायद पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट येलो कलर का आपको फिलामेंट दिखाई देगा। इस पॉइंट पर आपको फिलामेंट दिखाई देगा। ओके सो फिलामेंट इस केस में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। एंथर्स जो होते हैं वो सैजिटेट होते हैं। सैजिटेट एंथर्स उन एंथर्स को कहा जाता है जो बेसिकली एक एरो की तरह दिखाई देते हैं, एक तीर की तरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो एंथर्स के लिए टर्म यूज हुआ है वो यूज हुआ है सैजिटेट। फिलामेंट बहुत शॉर्ट है, एंथर्स सैजिटेट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डाइथीकस है। आपको अगर बहुत गौर से आप एंथर्स को देखें तो आपको यहाँ पर 2 थीका दिखाई दे रहे होंगे एंथर्स में। सो एंथर्स डाइथीकस होते हैं यहाँ पर इस केस में। उसके अलावा एंथर्स बेसिफिक्स्ड है, यानी कि जो फिलामेंट होता है एंथर का वो एंथर से बेस पे अटैच्ड होता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसिफिक्स्ड कंडीशन। उसके अलावा यहाँ पर इंट्रोर्स कंडीशन प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से एंथर्स को देखें तो एंथर्स अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जब ये डिहिस होंगे, जब इनसे पोलन ग्रेन्स का डिहिसेंस होगा तो ये अंदर की तरफ डिहिस होंगे, इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है इंट्रोर्स कंडीशन। सो ओवरऑल अगर हम एंड्रोशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंड्रोशियम में क्या क्या चीजें हैं? स्टेमन्स 5, पॉलीएंड्रस, इपीपेटलस, कन्वर्जेंट टुवर्ड्स स्टिग्मा, alternating with the petals, filament short, anthers sagittate, diathecus basifixed and intrors. So एंड्रोशियम के इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। ओके सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइनोशियम के बारे में। ये आपका एलएस ऑफ फ्लावर है। इसमें आपको फ्लावर के सारे पार्ट्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ बेस पे कैलेक्स दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद ये पूरा करोला है, गैमोपेटलस करोला है क्योंकि बेस पे ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको करोला में ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक पेटल बाहर की तरफ और एक पेटल अंदर की तरफ है। देखिए यहाँ पर ये पेटल जो है अंदर की तरफ है और इसका दूसरा एज बाहर की तरफ है। सो ये यहाँ पर ट्विस्टेड एक्टिवेशन शो हो रहा है इस केस में। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड्रोशियम, जिसमें कि आता है एंथर और फिलामेंट। अब हम लोग सेंट्रल पोर्शन की बात करने वाले हैं जो कि है आपका गाइनोशियम। सो अब गाइनोशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं गाइनोशियम की। सो गाइनोशियम के केस में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टाइल और स्टिग्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ओवरी का हमें सेक्शन कट करना है। सो गाइनोशियम के केस में स्टिग्मा और स्टाइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। स्टाइल लॉन्ग है और स्टिग्मा यहाँ पर डोम शेप्ड स्टिग्मा प्रेजेंट होती है जो कि स्टिकी इन नेचर होती है। इसके अलावा जो ओवरी आप देख रहे हैं वो एक नेक्टर सेक्रेटिंग डिस्क के ऊपर प्रेजेंट है जो कि 5 लोब्ड इन नेचर है। अब अगर हम इसे आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो नेक्टर सेक्रेटिंग डिस्क है जो कि 5 लोब्ड होती है और इसी के ऊपर ओवरी प्रेजेंट है। ये ओवरी है और ये नेक्टर सेक्रेटिंग डिस्क है जो कि 5 लोब्ड है। अब इसके बाद हम लोग ओवरी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपकी ओवरी प्रेजेंट है वो सुपीरियर ओवरी है, क्योंकि जब आपने इसका एलएस देखा होगा तब उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ओवरी के नीचे सारे व्रोल्स अराइज कर रहे हैं, यानी कैलेक्स, करोला इसके नीचे से अराइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी है। सो ओवरी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसमें बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। बाइकार्पेलरी का मतलब होता है इस जो ओवरी है इसका जब आप सेक्शन कट करेंगे तब इसमें आपको 2 कार्पल दिखाई देंगे। सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड कार्पल्स, वो कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे और बाइलॉक्यूलर कंडीशन होगी, यानी कि ओवरी में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
इसके अलावा आपको इसका जब आप सेक्शन कट करोगे, टीएस कट करोगे, तो आपको यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन भी दिखाई देगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन वो प्लेसेंटेशन होता है जिसमें कार्पल्स के मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और सेंटर में एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ओव्यूल्स सेंटर में वहां पर अटैच्ड आपको दिखाई देंगे। सो इस तरीके से होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। और जब आप इस ओवरी का टीएस कट करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें, इतने टर्म्स क्लियर होंगे। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओवरी के टीएस की। मैंने यहाँ पर ओवरी का टीएस काटा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो इतना क्लियर सेक्शन आपको नहीं दिखेगा, बट फिर भी समझाने के लिए यहाँ पर टीएस कट किया है मैंने। तो गाइनोशियम में आपको बाई कार्पेलरी सिचुएशन दिखती है, यानी कि 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सिन कार्पस कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो कार्पल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। बाइलोक्यूलर होती है, यहाँ पर आपको 2 लॉक्यूल्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ये जो इम्पटी स्पेस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो इम्पटी स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये लॉक्यूल्स हैं और ये 2 हैं। सो यहाँ पर बाइलोक्यूलर कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। हर लॉक्यूल में जो ये आपका इम्पटी स्पेस आपको यहाँ पर दिख रही है, उसमें 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी 2 ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। ओवरी सुपीरियर है और यहाँ पर आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन में बेसिकली होता क्या है, ये जो आपको येलो रीजन दिखाई दे रहा है सेंटर में, ये कार्पल है। कार्पल की मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड होके प्लेसेंटा बनाती है। तो सेंटर में जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है वो प्लेसेंटा है और उस प्लेसेंटा से ही ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। सो इस तरीके से जब आप ओवरी का टीएस कट करेंगे और डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में उसे देखेंगे तो आपको इससे भी क्लियर स्लाइड देखने को मिलेगी। हालांकि ये बिना माइक्रोस्कोप की स्लाइड है, ये ऐसे ही आपको मोबाइल से जूम करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पर बाई कार्पेलरी सिचुएशन दिखेगी और यहाँ पर आपको बाई लॉक्यूलर सिचुएशन भी दिखेगी। 2 ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल होते हैं और एक्साइल प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो कार्पल्स होते हैं उनकी मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और आपको प्लेसेंटा सेंटर में दिखाई देगा और उस सेंट्रल प्लेसेंटा से ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस तरीके से आपको थैविशिया के गाइनोशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। अब बात कर लेते हैं थैविशिया के फ्रूट की। तो थैविशिया के केस में जो फ्रूट है उसका नाम है ड्रूप। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये थैविशिया का फ्रूट है। ओके, इस तरीके का कुछ दिखता है थैविशिया का फ्रूट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम के बारे में। फ्लोरल डायग्राम हम लोग सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर में यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टीएस ओवरी का दिखाया गया है, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे कि ओवरी सुपीरियर है, बाई कार्पेलरी है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्पल प्रेजेंट है, सिन कार्पस है क्योंकि कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, बाई लॉक्यूलर है क्योंकि यहाँ पर 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, ये दोनों लॉक्यूल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा था कि 2 ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, हर लॉक्यूल में 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कार्पल की मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, जिसपे कि ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये नेक्टर सेक्रेटिंग डिस्क का है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम में एंथर्स यहाँ पर 5 थे, हम लोग आपको दिखा चुके थे एंथर्स किस तरीके के दिख रहे हैं। डाइथिकस एंथर्स थे और वो एंथर्स पेटल से अटैच्ड थे। और एक खास बात और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स, यानी जो
आपके एंथर्स थे वो 2 पेटल्स की एज पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर जो एंथर्स हैं वो इपीपेटलस कंडीशन में है और अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स प्रेजेंट है। पेटल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि पेटल्स में ट्विस्टेड एस्टिवेशन है और गैमोपेटलस कंडीशन है। पेटल्स बेस पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है उसमें पेटल्स की एक मार्जिन अंदर की तरफ है और दूसरी मार्जिन बाहर की तरफ होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर हेयरी स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे पेटल्स में जब आप पेटल्स को ओपन करते हैं। अब बात कर लेते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स यहाँ पर 5 थे, पॉलीसेपलस कंडीशन थी क्योंकि कैलिक्स आपस में फ्री थे, फ्यूज्ड नहीं थे। और एस्टिवेशन कौन सा था? क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस की। तो बेस पे यहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है जैसा कि हमने आपको पिक्चर में दिखाया था। ओके, सो अब बात कर लेते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में जो कि है ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि फ्लावर को जब भी आप कट करोगे किसी भी वर्टिकल प्लेन से तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही सेम फ्लावर में प्रेजेंट हैं। K5 यानी कि कैलिक्स, के यहाँ पर कैलिक्स के लिए यूज़ किया गया है। सो K5 और यहाँ पर 5 के आगे पीछे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब जो कैलिक्स है वो फ्री है, पॉलीसेपलस कंडीशन है। इसके बाद ये जो C5 है इसका मतलब है करोला